हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक एटमॉस्फेयर जो है उसको हम लोग कम्प्लीटली उसका थ्योरी सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो यूपीएससी में पीवाईक्यूज आए हुए हैं प्रीलिम्स और मेंस में एटमॉस्फेयर टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग प्रीलिम्स में जो आए हुए एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो मेन्स के क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 मिनट कलर चेंज कर लेने दिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेडियो ट्रांसमिशन क्वेश्चन अगर आएगा कि रेडियो का ट्रांसमिशन किस हमारे लेयर में होता है एटमॉस्फेयर के, वही ये क्वेश्चन पूछा है। रेडियो का ट्रांसमिशन यानी कि डिफ्लेक्शन होता है उस लेयर से अर्थ की तरफ रेडियो वेव का, तभी तो उसमें रेडियो का ट्रांसमिशन होगा उस लेयर में। तो वही पूछ रहा है कि किस लेयर से डिफ्लेक्शन होता है रेडियो वेव का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर में आयन पाया जाता है, इसको हम लोग थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें आयंस पाया जाता है, इसीलिए यहाँ से रेडियो वेव जो है वो डिफ्लेक्ट होता है किसकी तरफ? अर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव, यानी कि रेडियो वेव की डिफ्लेक्शन का कारण कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आयनोस्फीयर है, और आयनोस्फीयर में इसलिए रेडियो वेव का डिफ्लेक्शन होता है क्योंकि ये जो हमारा आयनोस्फीयर है इसमें आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहता हूँ पहला क्वेश्चन जो है क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि जो करेक्ट सीक्वेंस है डिफरेंट लेयर्स का एटमॉस्फेयर का, वो हमें बताना है कहाँ से? अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ। तो कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं नीचे से ऊपर जाने पे, वही हमें उसका क्रम बताना है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमें पता है कि सबसे नीचे सरफेस के सबसे करीब हमारा ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद हमारा पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है, फिर हमारा पाया जाता है मेजोस्फियर, फिर हमारा थर्मोस्फियर बोले आयनोस्फियर, और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में जिसको हम लोग स्फेस भी कहते हैं उसको, वो हमारा एक्सोस्फियर। तो ये क्रम है, पहले हमारा ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेजोस्फियर और चौथा आयनोस्फियर। कौन सा आंसर? इसका ऑप्शन है सी, ट्रोपोस्फियर पहला, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनोस्फियर। इसके बाद भी एक होता है लेकिन इसमें 4 ही दिया है, तो ये चारों का ये क्रम है। पहले हमारा ट्रोपोस्फियर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, फिर आयनोस्फियर। सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आशा करते ये भी आप समझ में आया आपका। तीसरा प्रश्न जो है हमारा वो असर्शन रीजन से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि असर्शन दिया हुआ है कि जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर का वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे। कैसे होता है? ये रीजन दिया हुआ है हाई इंसुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट के कारण इक्वेटर पे जो थिकनेस होता है वो एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जब हम लोग ट्रोपोस्फियर पढ़ रहे थे, तो ट्रोपोस्फियर का जो हाइट था, इस लेयर का जो हाइट था, हाइट या बोल सकते हैं अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ये हमारा मैक्सिमम कहाँ था? ये हमारा मैक्सिमम था हमारे इक्वेटर पे। कितना था? 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर हाइट थी। तो मैक्सिमम इक्वेटर पे इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, तो जो सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस से गर्म होने के कारण ये भी हीट होते हैं, सरफेस का गर्म होने के कारण ये भी हीट हो जाते हैं। और एयर जब भी हीट होता है तो वो बहुत हल्का हो जाता है, उसका एक्सपेंशन होने लगता है, तो वो बहुत दूर तक एक्सपेंड करता है। तो उसी एक्सपेंशन के कारण इक्वेटर पे जो हमारा थिकनेस है इसका एटमॉस्फेयर का वो ज़्यादा होता है। तो इसका जो असर्शन है, जो मतलब जो कंडीशन दिया गया है, जो असर्शन दिया गया है कि थिकनेस जो है वो एटमॉस्फेयर का इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, ये तो क्लियर है, ये करेक्ट है। और जो रीजन दिया है किसके कारण? हाई इंसुलेशन यानी कि सन की रेज ज़्यादा पड़ती है उसके कारण, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट के कारण इक्वेटर पे थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो हमारा असर्शन है और रीजन है ये तो इंडिविजुअली करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, असर्शन का। तो इसीलिए इसका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथे प्रश्न में चलते हैं।
तो जो चौथा प्रश्न है ये कह रहा है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, वही पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा, मैं तो आपको बताया ही हूँ कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, लेकिन फिर से मैं आपको भी बताऊंगा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं एटमॉस्फेयर में वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन का। क्या ये दोनों आपस में करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, एक इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये कंडीशन हमें तभी पता चलेगी जब इसको समझेंगे। इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होता है, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। ये हमारा सरफेस हुआ, ये हमारा सरफेस हुआ, और ये हमारा सन, ये हमारा सन सूर्य देवता। यहाँ से जो रेज आती है उसको हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और इंसुलेशन भी कहते हैं। और ये शॉर्ट वेवलेंथ इसका होता है, इसका वेवलेंथ होता है शॉर्ट वेवलेंथ होता है। क्यों होता है इसको मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में बताया हूँ, जब इंसुलेशन के बारे में बता रहा था पहले, वो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ होता है, ये आप लोग याद कर लिए कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन का शॉर्ट वेवलेंथ होता है। जो सन से डायरेक्ट रेज आती है उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। और लॉन्ग वेवलेंथ ये होता है जब इससे रेज जब आती है सन से रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से, तो उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और यही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारा लॉन्ग वेवलेंथ वाला होता है, लॉन्ग वेवलेंथ वाला होता है, लॉन्ग वेवलेंथ वाला। और इससे तो ये सरफेस गर्म होता है, किससे? जो सन से रेज आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, उससे सरफेस गर्म होता है। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, ये हमारा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन से गर्म होता है, जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के कारण जब वापस आने रहती है तो यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन, ये इसको ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एटमॉस्फेयर किसके कारण गर्म होता है, तो वो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण होता है, जिसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है, जिसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है। ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ लिए। तो एटमॉस्फेयर क्या इनकमिंग सोलर रेडिएशन से मोर, मतलब हीटेड मोर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है ज़्यादा ना। और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ। ये सही है, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज का एटमॉस्फेयर में गुड एब्जॉर्बर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज से ही जो हमारा लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो सरफेस से टकरा के रेज जाती है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। कौन? ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। एमसीक्यूज के प्रीलिम्स के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है, वही एकदम सेम ही ऊपर वाला क्वेश्चन है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन एज द कंपेरिजन ऑफ पोल। ये आपको क्लियर है। अभी मैं हम लोग ऊपर ही देखें कि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस होता है उसको उसके लेयर का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एज ए कंपेरिजन ऑफ पोल में कम होता है। इस इक्वेटर पे 18 किलोमीटर का होता है, इस पे 8 किलोमीटर का होता है पोल पे। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। हीट जो है उसको ग्रेट हाइट पे एक्सपोर्ट वो करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि एयर एक्सपेंड करता है, उसी कारण लेयर भी एक्सटेंड करती है। इसी कारण ही इक्वेटर पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट के कारण हमारा थिकनेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट लग रहा है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट लग रहा है, और स्टेटमेंट 2 हमारा इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है किसका? स्टेटमेंट 1 का। तो इसीलिए जो हमारा ए है वो करेक्ट आंसर है। ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। ठीक, चलिए मेंस का क्वेश्चन देख के हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मेंस का एक क्वेश्चन है कि ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करता है। हाउ, कैसे ये वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करता है हमारा ट्रोपोस्फियर, और ये कैसे एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये हमें बताना है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। तो ये सब कंप्लीट डिस्कशन रहा एटमॉस्फेयर के PYQs का, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए
कमेंट करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।